किससे मुकाबला था तब आपका? मेरा मुकाबला बहुत दिग्गज व्यक्ति जो है विपक्ष के थे, चौधरी इंदर सिंह, सांसद रहे, उनसे था। चौधरी इंदर सिंह एक पलड़े में, एक उसी पलड़े में चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, सारा विपक्ष, और इवन चौधरी वीरेंद्र सिंह भी वहीं थे। अच्छा। हाँ लेकिन आपकी पार्टी के थे? हाँ, हमारी पार्टी के थे। चौधरी देवीलाल ने कहा कि भाई कर्जा माफ और नोट छापने की मशीन ने, अच्छा, दो ने इसे चुनाव के मतलब सारे हरियाणा में कांग्रेस का बंटा ढार कर दिया। ओके। ये चौधरी देवीलाल ने दो बातें कही, इन्हीं बातों में सारा हरियाणा का वोटर जो है बह गया जी। भी कर्जा तो माफ होगा सबका। हाँ। और नोट छापने की मशीन भेज दूंगा तारे गांव में 2 दिन के लिए भेज दूंगा भाई, बड़ा गांव। अच्छा, मशीन आड़े छापेंगे तो नोट जितने छापेंगे तब नहीं मिलेंगे सारे हैं। कितने छाप रहे हो लोग, इस मतलब भावना में अपना अनुमान बता दूं कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, लड़ेंगे तो उचाना से ये कंटेस्ट में नहीं है, ओके, रेस में नहीं है। दुष्यंत को बाहर कर दिया मैदान से आपने? हाँ जी हाँ। और वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़े बीजेपी से, वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़े बीजेपी से बाहर, बीजेपी या किसी भी पार्टी से को छोड़ के आजाद भी लड़े, वीरेंद्र सिंह तब भी मुकाबले में रहेगा जी। मुकाबले में नहीं रहेंगे? नहीं, मुकाबले में रहेंगे, मुकाबले में रहेंगे, मुकाबले में रहेंगे। वीरेंद्र सिंह को हल्के में लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके, लेकिन लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की हालत तो बहुत बुरी है। अब जो कांग्रेस का वोट था वीरेंद्र सिंह के साथ, वो वीरेंद्र सिंह के साथ बीजेपी में चला गया। पिछला चुनाव देखिए, बलराम कटवाल की जमानत जब्त हुई थी। नहीं, वो देखो, एक तो टिकट फाइनल करते हुए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल, मेरे साथ हैं पूर्व विधायक सूबे सिंह पुनिया जी। उस जमाने के विधायक हैं जब हरियाणा में चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, भजनलाल की तुति बोलती थी। 1985 में बांगर का गढ़ कहे जाने वाले उचाना हलके से विधायक बने थे और पूरे एक लंबी सियासत और लंबे किस्से अनुभव चौधरी साहब के पास है। और आज जींद में चौधरी साहब से मुलाकात हुई है, तो कुछ पुराने किस्सों के बारे में बात करेंगे। तब का चुनाव और आजकल के जो चुनाव में क्या अंतर है, तब के नेताओं की सोच, आज के नेताओं की सोच, उसमें भी क्या फर्क है, और आम मतदाता भी अब नेताओं को किस तरह से देखने लगा है। सब बातों पर विस्तार से बातचीत होगी। आप वीडियो को आखिर तक सुने, पूरा मजा आएगा। बात करते हैं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपके पास बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव। 1985 में आप एमएलए बन गए थे जी, 1985। और वीरेंद्र सिंह का एक कहें कि वो गढ़ सा हो चुका था उस समय जी। तो वो राजनीति में कैसे आए? उसमें तो बड़े यंग जवान रहे होगे आप। हाँ हाँ। कैसे वो टिकट मिलना, कैसे वो किस्सा बताओ सारा। हाँ, ऐसा था कि मैं विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में रुचि रखता था जी। और राजनीति की रुचि के साथ साथ मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का मैंने चुनाव लड़ा सेक्रेटरी के तौर पे जी। और मेरे साथियों ने मुझे भारी वोटों से जिताया। मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र मंत्री रहे जी, रतनलाल कटारिया जी ने चुनाव लड़ा था। अच्छा। और मैंने उनको शिकस्त दी थी। ओके, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बातें। कब की बात है जी? ये 1975 की बातें हैं जी जी जी। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था। तब से यानी कि विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में आने का, विद्यार्थी जीवन से ही यूथ कांग्रेस से जुड़ गया फिर मैं। इसलिए पॉलिटिकल साइंस लिया आपने? नहीं, पॉलिटिकल साइंस तो वैसे ही रुचि थी पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो इसलिए थोड़ा रुचि के साथ साथ ही पढ़ाई होती है जी। तो उसके बाद यूथ कांग्रेस से जुड़ा रहा। दिल्ली में गया तो दिल्ली में इमरजेंसी सत्र के बाद जो कांग्रेस पिछड़ गई, तो उसके बाद कांग्रेस ने संघर्ष का रास्ता अपनाया। और 78 में मेरे को मैं बरवाड़ा में रहता था जी, हिसार जिले में पड़ता है बरवाड़ा। तो मेरे को यूथ कांग्रेस, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस हिसार का जनरल सेक्रेटरी बनाया। ओके। और प्रेसिडेंट बाद में बनाया, बल्कि जो प्रेसिडेंट बने ईश्वर लांबा जी, तो वो पूछने लगे मेरे से, बोले आपको सेक्रेटरी कैसे बना दिया? भाई मैं थोड़ा दिल्ली में काम करता था कांग्रेस का, इसलिए मेरी जान पहचान थी। लोग पहले ही मैंने अपनी चॉइस रखी कि मैं जनरल सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ, तो मेरे को जनरल सेक्रेटरी बना दिया। मैं एक अल्लाह हल्का देखना चाहता था। उसके बाद पार्टी ने मांग की कि हमें यूथ कांग्रेस के जो समर्पित लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको ट्रेनिंग देनी है। तो उस ट्रेनिंग में राजीव गांधी का ही प्रोग्राम था। मेरी सिलेक्शन हुई। पहले बैच में 100 लोगों को ट्रेनिंग दी, हिंदी पट्टी के यूथ कांग्रेस के लोगों को जी। उसमें मुझे बहुत अच्छे से मैंने परफॉर्म किया सारे प्रोग्राम को, और मेरे को मध्य प्रदेश में लगाया गया। एक पार्लियामेंट का हल्का दिया गया राजनांदगांव जी। 1 साल मैंने वहाँ काम किया, काम बहुत लगन से और मेहनत से किया। तो राजीव गांधी जी के यहाँ से डिमांड आई कि हमें एक दो लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे चाहिए जी।
तब मुझे राजीव गांधी जी के हल्के में लगाया गया और एक असेंबली हल्का तिलोई मेरे को दिया गया। ओके। और 84 का जो चुनाव था राजीव गांधी का, मैंने तिलोई को असेंबली को टारगेट करके चुनाव लड़ा और सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक मेहनत करते थे और राजीव गांधी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। और उस समय में कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज़्यादा अपने चुनावी इतिहास की सबसे ज़्यादा सीटें 1984 में कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट की जीती थी। जी जी जी। तो उसके बाद फिर मैंने जिक्र किया मेरे जो पार्टी के मेरे बॉस थे सबसे कि उचाना की सीट खाली हो गई है जी। वहाँ से जो विधायक थे वीरेंद्र सिंह जी वो पार्लियामेंट में आ गए। जी जी। 84 का पार्लियामेंट उन्होंने जीता था। तो 85 ओम प्रकाश चौटाला को हराया था। ओम प्रकाश चौटाला को 50,000 वोटों से उन्होंने हराया था। जी जी जी। तो मुझे कहा गया कि आप अपना तैयारी रखना। जी। लेकिन आपका तो जिला हिसार पड़ता था। हाँ नहीं, मेरा गांव जो है उदयपुर है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में था, उचाना। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूंसी उचाना में था और जिले हिसार में था। नहीं, जिला भी जींद था। मेरा खुद का गांव जो है उदयपुर वो इसमें पड़ता है, लेकिन हमारा जो मूल गांव है खड़गपुनिया वो हिसार में पड़ता है। ओके, मूल गांव खड़गपुनिया, इसलिए आप बरवाड़ा रहते थे। हाँ, इसलिए बरवाड़ा रहता था और बरवाड़ा में मैं अपना कारोबार भी करता था, हमारी खेती बाड़ी भी। और इसलिए हिसार जिले से आप बने थे। हाँ, खेती बाड़ी भी है, खेती बाड़ी भी है हमारी वहाँ पर। जी। तो ये कल्चर हमारा जो है इस तरह का मिलता जुलता है। जी जी जी। तो उसके बाद जो है अगला जो चुनाव है मैं बड़ी बुरी तरह से हारा। वो नहीं, आप जैसे जब वीरेंद्र सिंह जी लोकसभा में चले गए और बाई इलेक्शन हुआ, उसमें टिकट आपको मिली? मेरे को टिकट मिली। अच्छा, तब ये बताते हैं वीरेंद्र सिंह ने अपने एक बड़े नजदीकी का टिकट फाइनल कर दी थी, उनका नाम भी आ गया था। हाँ जी। टिकट कैसे लेके आए फिर उस समय आप? नहीं, टिकट तो राजीव गांधी के पास चौधरी भजनलाल जी और सुल्तान सिंह जी अध्यक्ष थे, वो दोनों गए जी। 3 सीटें खाली हुई थी, खासतौर से एक तो टोहाना की, एक उचाना की और एक नू की। तीनों के वहाँ के विधायक जो पार्लियामेंट में जीत के चले गए थे जी। तो उन्होंने राजीव जी को जाके कहा कि हमारी 3 सीटें खाली हुई जी, इनका फैसला करके दो। तो राजीव गांधी जी ने कहा कि उचाना से तो सुबे सिंह पुनिया चुनाव लड़ेंगे जी, और 2 सीटों का आप अपने हिसाब से फैसला कर लेना जी। तो मुझे चुनाव में टिकट मिला और मैंने चुनाव के लड़ने का जो मोड ऑफ एक्शन है वो उसी को बदल दिया। लेकिन मुझे तो ये जानकारी मिली पुराने लोगों से जी कि वीरेंद्र सिंह ने तो बलबीर सपाखेड़ी का नाम फाइनल कर दिया था, ऊपर से नाम भी आ गया था उनका। हाँ, आगे बाद में फिर ये सुबे सिंह जी राजीव गांधी वो सेकंड टर्म में था। अच्छा, हाँ, वो 87 में था। अच्छा, वो 87 में था। वो 87 में था, ठीक है, 87 में था। 85 में तो किसी को पता भी नहीं चला। और चौधरी भजनलाल जी भी मुझे ढूंढते रहे, कभी बरवाड़ा, कभी उचाना, कभी नरवाना। मेरे पिताजी को फोन लगाया और मैं सुबह जब उनसे अथॉरिटी लेटर लेने के लिए गया सुल्तान सिंह जी से हरियाणा भवन में, तो चौधरी भजनलाल ने कहा कि हम सारी रात आपको ढूंढते रहे, कहाँ थे? मैंने कहा जी मैं सामने, मेरे मित्र थे रामकिशन शर्मा जी, पुलिस लाइन में इंस्पेक्टर थे वहाँ दिल्ली पुलिस में, मैं उनके पास रुका हुआ था। जी 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 जी। तो इसलिए आप इतनी जल्दी आ गए? माँ जी वो तो कोई दिक्कत नहीं, हमने सामने हरियाणा भवन पुलिस लाइन, ठीक है। तो उन्होंने मुझे अथॉरिटी लेटर दिया जी, और ये कहा उन्होंने कि और क्या क्या चाहिए माँ जी? और तो पहले दिन आपका ऑफिस खोलेंगे और जनसभा करेंगे, आपने इनॉग्रेशन करना है चुनाव का, कैंपेन का। और क्या जरूरत है भाई? माँ और चौधरी बंसीलाल की जरूरत है जी। चौधरी भजनलाल ने ये कहा कि मेरी तो टॉकिंग टर्म्स भी नहीं है, मैं तो बोलचाल भी नहीं है चौधरी बंसीलाल के साथ। चौधरी बंसीलाल रेल मंत्री थे जी। मैंने कहा ठीक है जी, आप एडजस्टमेंट कोई कर लोगे? मैं कर लूंगा जी। मुख्यमंत्री भजनलाल थे तब? मुख्यमंत्री भजनलाल थे, चौधरी बंसीलाल रेल मंत्री थे जी। तो मैंने भजनलाल जी से कहा कि मेरी फ़ोन पे बात करवा दीजिए, मैंने घर बात करनी है और चौधरी बंसीलाल के यहाँ अपॉइंटमेंट लेनी है। तो मैंने वहीं से अपॉइंटमेंट ली और मैं अगले आधे घंटे में चौधरी बंसीलाल के घर चला गया। तो उन्होंने पूछा कि बोलो क्या क्या चाहिए है? तो उन्होंने मेरी चाय दूध पिलाया, पेड़े खिलाए और अच्छी सेवा की और आशीर्वाद दिया। और श्रीमती बंसीलाल भी और चौधरी बंसीलाल भी दोनों ने जी। और मुझे आशीर्वाद देने के साथ साथ पूछा क्या क्या चाहिए? मैंने कहा जी आपका आखिरी दिन जनसभा करवानी है। ओके। बोले हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं। तो आखिरी दिन की जनसभा तय होगी। बीच में चौधरी बंसीलाल जी के पुत्र जो हैं सुरेंद्र सिंह जी हैं, वो 4 दिन लगा के गए और सभी बड़े बड़े गांव में जनसभा। किससे मुकाबला था तब आपका? मेरा मुकाबला बहुत दिग्गज व्यक्ति जो है विपक्ष के थे, चौधरी इंदर सिंह, सांसद रहे, उनसे था। चौधरी इंदर सिंह एक पलड़े में, एक उसी पलड़े में चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, सारा विपक्ष, और इवन चौधरी वीरेंद्र सिंह भी वहीं थे। अच्छा, हाँ। लेकिन आपकी पार्टी के थे? हाँ, हमारी पार्टी के थे चौधरी। आपकी बनती नहीं थी? हाँ, नहीं बनती नहीं थी। वो चाहते थे मदद करना, लेकिन उनका जो हार्डकोर जो उनके आदमी थे, हाँ, हाँ। वो सारे के सारे मेरी विरोध कर रहे थे जी जी। तो मैंने तो उसके बावजूद भी, मुझे अगले चुनाव में टिकट नहीं मिली, वो अध्यक्ष हो गए, उसके बावजूद भी उनकी मदद की। कांग्रेस के उम्मीदवारों की सभी की मदद की, जो भी आया मदद मांगने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद की।
ठीक है, तो यानी कि पूरा मजबूत विपक्ष के बावजूद आप जीते। पूरा जबरदस्त विपक्ष के बावजूद जीते। और मुझे जिताने में मेरे हल्के के लोगों का, मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि का और मेरी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसका बहुत योगदान। कितनी उम्र थी तब आप एमएलए? मेरी उम्र 30 साल की थी। 30 साल? जी। अरे बड़ी जगह है। 30 जो एमएलए बन गए थे। जी जी, क्या बात है जी। आशीर्वाद है। मेरा काम देखा राजीव गांधी जी ने, मेरा काम देखा अरुण नेहरू ने, मेरा काम देखा अरुण सिंह जी ने, मेरा काम देखा डीपी रॉय ने। जी जी जी। सारी कांग्रेस पार्टी ने देखा और सारी कांग्रेस पार्टी ने मुझे शाबाशी भी दी कि आप अपने दम पे चुनाव जीत के आए हो। मैंने उस टाइम शुरुआत की डोर टू डोर जाके लोगों से मिलने की। ओके। 50,000 लोगों से मैं फेस टू फेस मिला। अच्छा। हाँ। ये पहली बार इस तरह की हुआ? ऐसे पहली बार कैंपेन किया किसी ने। अच्छा। और अभी भी मैं उस रास्ते पे चला हुआ हूँ कि जैसे हमारे सिस्टम बना रहे हैं कि बूथ लेवल से शुरू किया जाए, तो मैं बूथ लेवल की कमेटियां तक बनाने पे लगा हुआ हूँ। जी। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तब आपको? मंत्रिमंडल में जगह मुझे मिल सकती थी, मैंने चाहा नहीं। अच्छा। हाँ जी। लेकिन मंत्रिमंडल में जगह ना होते हुए भी मुझे चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल दोनों के पास में किसी काम से चला गया। दोनों मुख्यमंत्री रहे मेरे समय में जी। कि कोई काम रोका ही नहीं। कुछ उछाना हल्के के उस समय के कुछ अच्छे काम जो लोग आज भी याद करते हैं? मैंने 3 तो रजबाए निकलवाए। अच्छा। हाँ, एक तो रजबाया निकलवाया मैंने, सच्चेगढ़ा माइनर को एक्सटेंड कराया जी। एक मैंने रजबाया निकलवाया खप्पड़, बुढ़ैन और मखंड के लिए, और एक रजबाया निकलवाया छात्र और मांडी गांव के लिए जी। और कोई मेरे हल्के में जब मैं एमएलए रहा उस दौरान किसी भी टेल पर 1.25 फुट से कम पानी नहीं रहा। क्या बात है। मैंने जहाँ कट होते थे वहां पे जाके चौकीदार बिठा दिए, पुलिस की चौकियां तक बिठा दी, और 7 मैंने मोगे नहर में से सीधे लगवाए बरवाड़ा ब्रांच में से, जो 24 घंटे 300 दिन और पूरा साल चलते हैं। वो एक तरह से सरकारी ट्यूबवेल समझ लो। ये तो बहुत बड़ी बात है जी। हाँ, 7 मोगे लगवाना। 7 मोगे मैंने धनौता के मोगा लगवाया, सुंदरपुरा के मोगा लगवाया, बर्नपुर के मोगा लगवाया, मखंड के मोगा लगवाया, झील गांव के मोगा लगवाया, सरसा ब्रांच में से डुमरखा के मोगा लगवाया जी। तो इस तरह से मैंने ये कार्य किए। इतने काम हुए, उसके बाद फिर नेक्स्ट इलेक्शन आया। नेक्स्ट इलेक्शन में चौधरी देवीलाल की कर्जा माफी की लहर थी। अच्छा। छात्रगांव में बोले ये बड़ा काम है, यहाँ 2 मशीनें भेजूंगा मैं नोट छापने की, आप नोट छाप लेना। वो किस्सा तो बताओ, नोट छापने क्या था? वो चौधरी देवीलाल ने कहा कि भाई कर्जा माफ और नोट छापने की मशीनें। अच्छा। तो ने इसे चुनाव के मतलब सारे हरियाणा में कांग्रेस का बंटा ढार कर दिया। ओके। ये चौधरी देवीलाल ने 2 बातें कही, इन्हीं बातों में सारा हरियाणा का वोटर जो है बह गया जी। भी कर्जा तो माफ होगा सबका। हाँ। और नोट छापने की मशीन भेज दूंगा तारे गांव में 2 दिन के लिए भेज दूंगा भाई, बड़ा काम। मशीन आने छापेंगे तो नोट जितने छापेंगे तब नहीं मिलेंगे सारे हैं। कितने छाप रहे हो लोग, इस मतलब भावना में बह गए। तो क्या देखो कैसे लोग बह जाते थे तब है। हाँ, लेकिन अब जो है उस टाइम के या इस अब टाइम में बहुत अंतर आ गया है। बिल्कुल। उस टाइम पे लोग जो है खुद आगे बढ़ के चुनाव की तैयारियां करते थे उम्मीदवार के लिए, खेमेबंदी हो जाती थी, मैं इसके साथ, मैं इसके साथ, तो मैं इसके साथ, मैं इसके साथ। लेकिन अब जो है अब डिजिटल सिस्टम आने से और आने से इलेक्शन लड़ने का सिस्टम बदल गया है जी। बिल्कुल। अब तो उम्मीदवार को भी मेहनत करनी है, और उम्मीदवार की जो टीम है उसको भी बराबर मेहनत करनी है, बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कामयाब होगे। इस जब आपके संपर्क चाहे फोन के द्वारा हैं, चाहे डिजिटल हैं, चाहे आपके सोशल मीडिया से हैं, चाहे आपके मैन टू मैन हैं, तब आप चुनाव में पास। तो 87 में फिर देशराज नंबरदार बने। हाँ, 87 में देशराज नंबरदार बन गए। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद 91 में चौधरी वीरेंद्र सिंह जो हैं वो अध्यक्ष बन गए प्रदेश के जी। मैं जिले का प्रधान था, जींद जिले का प्रधान था मैं जी। और मुझे वायदा किया था कि आपको चुनाव तो लड़ना ही। मुझे मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर बनाया, जयनारायण वर्मा जी, मैं और जगदीश नेहरा जी, हमने तीनों ने मैनिफेस्टो तैयार किया जी। मेरा नाम जो है पार्लियामेंट के लिए और असेंबली के लिए था, और पार्लियामेंट में तो नारायण सिंह जी को दे दिया। मेरे को निश्चिंत कर दिया था कि आपको चुनाव तो लड़ना ही है जी। लेकिन मुझे नहीं चुनाव में टिकट मिली, तो राजीव गांधी जी आए 14 मई को जींद में, और पुलिस लाइन में यहाँ उनका हेलीकॉप्टर उतरा, और मैं अगवानी करने वालों में से था। उनकी गाड़ी में बैठा, चौधरी बंसीलाल जी बैठे साथ में। उन्होंने कहा लेट हो गए भी, जल्दी करना आप, और आप जाके आपने अनाउंस करना है कि चौधरी राजीव गांधी जी संबोधित करेंगे जी। तो बीच राजीव गांधी जी ने मुझे पूछा कि आपका चुनाव कैसा चल रहा है। माँ जी, मैं तो चुनाव लड़ नहीं रहा, बाकी चुनाव अच्छा है, और चुनाव पार्लियामेंट का भी जीतेंगे और असेंबली की भी अधिकांश सीटें जीतेंगे जी। तो उस टाइम पे पार्लियामेंट भी जीते और वो भी जीते। तो राजीव गांधी जी ने मुझे कहा कि आप चुनाव के बाद मुझसे मिलना।
तो मैंने कहा ठीक है जी, जैसा आप कहते हो जी। तो उस दिन काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी लोगों में मतलब कांग्रेस के प्रति भावना बहुत बढ़िया थी, खूब अच्छी गैदरिंग थी जी। 14 मई के बाद 21 मई के साथ एक राजीव गांधी के साथ दुर्घटना हुई जी। दोबारा मिलना ही नहीं हुआ। दोबारा मिलना नहीं। वो आखिरी मुलाकात थी अभी। वो राजीव गांधी की 14 मई को आखिरी मुलाकात थी जी। और उसके बाद फिर आपने 2 ही इलेक्शन लड़े, फिर इलेक्शन नहीं, फिर मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिला। फिर मौका नहीं मिला। मैं अपना काम करता रहा। मेरा जो विरोध है, मेरा इस उचाना हल्के को मेरा ही हल्का है, मैं ही यहाँ का हूँ, ये वीरेंद्र सिंह ने मतलब ये पकड़ के रखा, और लोगों में फैला के रखा। यस। और अपने मैनेजमेंट के हिसाब से वो कांग्रेस में पूरी पैंठ रखते थे, कांग्रेस से बाहर चले गए तब भी पूरी पैंठ थी। पिछला जो चुनाव है 2019 का जो चुनाव है, मुझे भाग सिंह छात्र जी जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने आगे कहा कि मैं गुलाम नबी आज़ाद से मिलके आया हूँ और मुझे चुनाव के लिए टिकट ऑफर कर रहे थे। मैंने उनको आगे कहा कि मेरी तैयारी नहीं है, मेरे बेटे को कैंसर की बीमारी थी, मैं तैयारी नहीं कर पाया, सुबे सिंह पुनिया तैयारी कर रहे हैं, आप उनको टिकट दे देते। उन्होंने मुझे आगे बताया तो मैंने कहा भाई वो मेरी की तैयारी की बात नहीं है वो तो आपको क्यों बुला रहे थे तो मैं समझ गया, लेकिन वो गुलाम नबी आज़ाद नहीं बोल रहे थे, वो वीरेंद्र सिंह बोल रहा था। हाँ। डमी कैंडिडेट इस तरह का, जिससे कि उनकी जीत आसान हो जाए। जीत आसान हो जाए, वो ऐसे चलते हैं। वो अभी भी ऐसी मैनेजमेंट के उसमें है। अच्छा। अभी भी कोशिश में कि कांग्रेस में कोई इधर से उधर से व्यक्ति को घुसाड़ दे। अभी कल ही अभय चौटाला उचाना में स्टेटमेंट देके गए हैं कि उचाना से जो चुनाव लड़ेगा वो हमारी पार्टी का चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार होगा। बिल्कुल। वो चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह भी हो सकता है। अच्छा। वीरेंद्र सिंह किसी भी पार्टी की टिकट मैनेज कर सकते हैं। लोकदल की टिकट भी उनके पास है, आम आदमी पार्टी की टिकट भी उनके पास है, और कांग्रेस की टिकट की भी दावा करता है मेरे पास है। लेकिन मैं जो भरोसा मुझे आज के दिन है कि कांग्रेस पार्टी की टिकट पे अब की बार डाका नहीं डालने देंगे। क्या इतना किसी नेता का प्रभाव होता है कि वो बीजेपी में रहते हुए भी? कुछ मैनेजमेंट की स्टडी उनकी इतनी गहरी है कि कहीं ना कहीं कोई लूप होल्स निकाल लेते होंगे। जी। अच्छा, जैसे 2 ही चुनाव लड़े, उसके बाद मौका नहीं मिला, लंबा अर्सा बीत गया। जी। आप कांग्रेस में रहे, कांग्रेस नहीं छोड़ी? मैं कांग्रेस में वीरेंद्र सिंह की वजह से बाहर गया। मैं भजन लाल जी के साथ चला गया था। मैंने चुनाव कहीं नहीं लड़ा। अच्छा। और भजन लाल जी के साथ मैं नहीं गया। कांग्रेस के रहे जो कांग्रेस के अंदर भी लोग थे, वो भी बहुत से लोग भजन लाल जी के साथ थे। जी। भजन लाल जी ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के लोगों ने खूब मदद की। जी। अच्छा, ये बताओ, जैसे अभी आप एक्टिव मैच करिए हैं। जी हाँ। उचाना हल्के ने वीरेंद्र सिंह जैसे बड़ा नेता दिया, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी वहां से एमएलए रहे, और अभी डिप्टी सीएम भी वहां से हैं। जी। उचाना उसके बावजूद इतना पिछड़ा हुआ क्यों? आज भी यहाँ के नेता यही राग लाते हैं कि उचाना पिछड़ा हुआ है। जी। उचाना पिछड़ा हुआ इसलिए है कि यहाँ रोजगार की तरफ कम ध्यान दिया गया। जी। मैं जब विधायक बना, चुनाव लड़ते लड़ते मैंने 1985 में देख लिया था कि यहाँ पानी की कमी है। जी। लोग ये कहने लगे, खापड़, बोंगरा, मखंड, बुढ़ान, रोजखेड़ा, गोगड़िया, छतर में कि हम बरसीन लेके आते हैं, बरसीन का बीज खुंटिया टंगा रह जाता है, पानी नहीं आता यहाँ पर। जी। तब मैंने पानी का बंदोबस्त किया। पानी का बंदोबस्त किया। हर प्रति एकड़ जब जमीन ज्यादा पैदावार देगी तो उसके घर में पैसा आएगा, बच्चे को पढ़ा भी सकेगा, मकान भी बना सकेगा, और बच्चों की शादियां भी ठीक से कर सकेगा। तो जब मैं एमएलए बना उस टाइम पे मंडी में 15 दिनों में मंडी में सारा अनाज आके बिक जाता था। जी। अब 3-3 महीने में मंडियां ठुकी रहती हैं, और उसके अलावा परचेज सेंटरों में भी ठुकी रहती हैं। बिल्कुल। तो वो पानी देने का ये असर हुआ। उसके बाद मैंने बरसोड़ा फीडर का प्रोग्राम बनवाया, चौधरी बंसी लाल के टाइम में वो पूरी हुई, और उससे इस उचाना लगे के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उचाना में कोई सरकारी अस्पताल नहीं था। मैंने बाबा जी मेरे पास आए, गणेशानंद जी, उन्होंने कहा कि मैं सरकार को देना चाहता हूँ। मैंने वो सरकार को दिलवाया, और आज भी वही हॉस्पिटल काम कर रहा है। जी। और उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके 50 बेड का बनाया गया है। जी। उसके बाद कोई स्वास्थ्य के मामले में किसी ने सेवाएं नहीं दी है, किसी भी विधायक ने नहीं दी। मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो कोई भी विधायक या मंत्री देना नहीं चाहता। और मैं भी इस दावे के साथ आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो जेजेपी पार्टी के यहाँ सरकार उप मुख्यमंत्री बने दुष्यंत चौटाला जी, इन्होंने कोई ऐसे काम नहीं किए जो उप मुख्यमंत्री या एक विधायक कर सकता है। जी। और ये यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, नहीं लड़ेंगे चुनाव? इनका काम बोल रहा है, काम नहीं है इनका कुछ भी। अच्छा। काम नहीं है तो तभी खिलाफत है इनकी।
नहीं, लेकिन अभी तो वो एक्टिव तो हो गए, कल भी वो यहीं कुछ थे, कितने ही एक्टिव हो जाए, लोगों ने अच्छा। नकार दिया इनको। अच्छा। सिर्फ इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से कि इन्होंने इलाके में काम नहीं कराया, रोजगार नहीं दिया, इस वजह से नेग्लेक्ट कर अच्छा, दिया। क्या कारण, जैसे इतने बड़े अंतर से इनको जिताया था, बहुत बड़े अंतर से लोगों को उम्मीद थी कि शायद देवीलाल जैसे ही इनकी कार्यशैली हो, लेकिन उनको इलाके के लोगों को उनमें देवीलाल की छवि नजर नहीं आई। अच्छा, ठीक है। सोचो, क्या उचाना हल्के का मूड बड़ा एक अलग तरह का है? हाँ। अभी आप एक्टिव हो, अगला उचाना से लड़ने का मूड है आपका या पार्लियामेंट्री का? ऐसा है गिल साहब, पार्टी जो भी हमें आदेश करेगी, हाँ, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लड़ाने के लिए तैयार है। अच्छा, हाँ, और इतनी ऊर्जा और उमंग है कि सुबह से लेके रात के 11 बजे तक मैं पार्टी का काम करता हूँ। ओके। और डोर टू डोर जा रहा हूँ, हर बूथ में हमारे साथ साथी हैं, आदमी हैं जी, उसी टाइम से हैं, और अब और ज़्यादा बढ़ रही है जी। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने है, हमारे इलाके में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो आज भी बेरोजगारी की है जी। ये मेरा सौभाग्य कहूँ या कुछ भी कहूँ, जो पार्लियामेंट पे प्रदर्शन हुआ या पार्लियामेंट के अंदर जो भी सुरक्षा में सेंध लगने की जो बातें हुई, वो उचाना हल्का की एक लड़की है, बिल्कुल गसो गांव की, गसो खुर्द गांव की है, और वो उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो बेरोजगारी का ही उठाया है जी। तो ये बेरोजगारी जो है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, खासतौर से उचाना हल्के का। कारण उसका ये है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आपके शेड्यूल कास्ट लोग हैं, उनके पास तो ज़मीनें पहले ही कम थी। किसानों के पास भी ज़मीन का वो जो काश्त करने की है, वो बहुत जो छोटी होगी है। छोटी होने से नौजवान लड़के जो अच्छा पढ़ गए, कोई चाहते हैं विदेशों में चले जाएं, 1 किला, आधा किला, 1 कनाल, 2 कनाल ज़मीनें बेच के विदेश आ रहे हैं जी। कारण कि वहाँ रोजगार मिल जाएगा, मजदूरी मिल जाएगी जी। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। इस बेरोजगारी को कैसे दूर करना है? पढ़े लिखों की बेरोजगारी दूर करनी है, जो पढ़ भी नहीं पाए उनको भी तो रोजगार चाहिएगा जी। अच्छा, तो रोजगार कैसे दूर हो जी, ये इस पे काम कर जी। ये तो जैसे देखो, 2 बड़े चेहरे तो हैं, वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला जी। इन दोनों को कांग्रेस का कोई नया कैंडिडेट या आप जैसा कोई पुराना कैसे टक्कर दे पाएगा ये दो? ऐसा है जी, देखो मैं आपको थोड़ा सा अपना अनुमान बता दूं कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, लड़ेंगे तो उचाना से ये कंटेस्ट में नहीं है, ओके, रेस में नहीं है। दुष्यंत को बाहर कर दिया मैदान से आपने? हाँ जी हाँ। और वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़े बीजेपी से, वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़े बीजेपी से बाहर, बीजेपी या किसी भी पार्टी से को छोड़ के आजाद भी लड़े, वीरेंद्र सिंह तब भी मुकाबले में रहेगा जी। मुकाबले में नहीं रहेंगे? नहीं, मुकाबले में रहेंगे, मुकाबले में रहेंगे। वीरेंद्र सिंह को हल्के में लेने की कोई जरूरत नहीं, ओके, लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की हालत तो बहुत बुरी है। अब जो कांग्रेस का वोट था वीरेंद्र सिंह के साथ, वो वीरेंद्र सिंह के साथ बीजेपी में चला गया। पिछला चुनाव देखिए, बलराम कटवाल की जमानत जब्त हुई थी। नहीं, वो देखो, एक तो टिकट फाइनल करते हुए वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस की टिकटें बटी नहीं थी। भोगरा गांव के अंदर ये स्टेटमेंट दी कि कांग्रेस पार्टी मुझसे पूछ रही है कि हम टिकट किसको दें। अच्छा, भोगरा गांव में ये पेपर के अंदर आई, ये रिकॉर्ड की बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा जी, रिकॉर्ड की बात है, पेपर के अंदर आई है, पेपर की कटिंग कांग्रेस हाईकमांड को भी दी गई थी। ये बातें वीरेंद्र सिंह ने कही। अच्छा, हाँ। और उसके बाद बलराम को टिकट मिली है? उसके बाद बलराम कटवाल को मिली। मेरा और बलराम कटवाल का 2 का नाम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में था। हाँ। चलो, वो बलराम भी हमारी पार्टी के आदमी, हमने तो उनके लिए भी मेहनत की और आगे भी मेहनत करेंगे पार्टी के लिए। जी, जी, जी। पार्टी के हम तो सिपाही हैं जी, बिल्कुल, नेता लोग बनाते हैं जी। उचाना हल्के के मुद्दे क्या हैं, सभी बताओ। उचाना हल्के का मुद्दा तो बेरोजगारी है, ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है बेरोजगारी का, ठीक है। दूसरा मुद्दा है खेती के लिए पानी का जी, उसमें कुछ सुधार चाहिए। तीसरा काम है शिक्षा का जी, लड़कियों के लिए स्पेशल कोई संस्था चाहिए वहाँ पर, तो जो है नहीं जी, उचाना कस्बे के अंदर चाहिए। तो बाबा जी का एक कॉलेज है, चल रहा है जी, लेकिन और सुधार की जरूरत है, उसमें और स्ट्रीम लाने की जरूरत है। तो ये क्योंकि लड़कियां पढ़ने में अग्रणी भी हैं, पढ़ भी रही हैं, और गुरुकुल की शिक्षा भी बहुत अच्छी है उचाना के अंदर, बिल्कुल, लेकिन हायर एजुकेशन जो है उसमें जरूरत है लड़की जी। चलो, पुरानी राजनीति के बारे में एक बार थोड़ा और बात करें। चौधरी भजनलाल जी के साथ आपने काम किया, आप एमएलए थे, वो सीएम थे जी। किस तरह की कार्यालय शैली थी उनकी, और नेताओं से अलग कैसी थी, आजकल के खट्टर साहब से अलग कैसी? आपको कौन से नेता अच्छे लगे, लंबा अनुभव आपका रहा? देखो, प्रशासन के दृष्टिकोण से देखे जाए तो चौधरी बंसीलाल का प्रशासन में पकड़ बहुत अच्छी थी, और उनके कहने से जो काम की रफ्तार है वो तेज हो जाती थी। अच्छा। और चौधरी भजनलाल जी भी इलाका देख के एमएलए को बुला के पूछते थे कि आपके हल्के में क्या क्या काम करने वाले हैं। उनको प्राथमिकता से काम करते थे। ओके।
मेरा तो अनुभव यही है, बाकी लोगों का मैं कह नहीं सकता। दोनों मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब क्या नाम काम करने की प्रयास किया और जितने भी दिक्कतें थी लोगों की दूर करने की कोशिश की। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एमएलए टू एमएलए डिफर करता है कि वो कितने काम करवा पाते। बिल्कुल। ऐसे एक और बताओ, जैसे आजकल का जो चुनाव है अभी है ना, पूरा चुनाव कास्टिज्म पे बंट गया है जी, और टिकट देने से लेकर सब कुछ मतलब कास्टिज्म पे डिपेंड हो गया है। पर नेता है, जिला प्रधान है, प्रदेश अध्यक्ष है, सब सौदा कास्टिज्म के ऊपर हो गया है। मतलब पार्टियां भी अब कास्टिज्म का गणित बिठाती हैं। क्या पहले भी इसी तरह से था? थोड़ा था, इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन अब तो समीकरण जो है हर तरह के देखने पड़ते हैं। लेकिन मेरी अपनी समझ ये है कि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आपके पार्टी के प्रति निष्ठा किस व्यक्ति की है जी। निष्ठा को पहले नंबर पे रखा जाए, जाति को दूसरे नंबर पे रखा जाए जी, तीसरे नंबर पे रखा जाए। ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है। पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं है तो आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, नहीं है क्या है, वो कोई मायने नहीं रखता। पार्टी के प्रति निष्ठा क्या है जी, पार्टी के कार्यक्रमों के प्रति निष्ठा क्या है, तभी आप मतलब क्या नाम है कामयाब हो पाएंगे। और तभी लोगों के अंदर एक भावना बढ़ पाएगी कि इसके काम करने का ढंग ऐसा है, इसकी कार्यशैली ऐसी है। तो ये जो जात पात जो बढ़ी है चुनाव में और पॉलिटिकल पार्टियों ने ज्यादा बढ़ाई है, इसका हमारी सोसाइटी को, राजनीति को और आम आदमी, इसको कितना नुकसान आप कहाँ किस लेवल पे देखते हैं? बहुत ज्यादा नुकसान है इसका। एक समय था जब हम बच्चे थे तो हम, चाहे वो हरिजन बिरादरी का है, वाल्मीकि बिरादरी का है, हमारा चाचा लगता तो चाचा कहते, ताऊ लगता है ताऊ कहते, दादा लगता है दादा लगते हैं, या बहुत बड़ा आदमी का मैं छोटा दादा लगता हूँ तो दादा कहते थे जी। वो 36 बिरादरी में आपस में नातेदारी थी जी, आपस में एक दूसरे को नाते से बोल के बुलाते थे। और अब जो है वो बात नहीं रही जी। इतना प्यार प्रेम था। अगर गांव की लड़की दूसरे गांव में गया हुआ है कोई आदमी, शादी में, ब्याह में, गमी में, खुशी में, तो वो अपने गांव की बेटी को, चाहे दूसरी बिरादरी थी, उसको भी मान के आता ब्याह शादी में, या जाके आता तो मिल के आता था। बिल्कुल मान दे के आते थे। लेकिन वो भावना अब धीरे धीरे कम हो गई जी। और ये जो सब एक और ये थोड़ा बताओ, आजकल जो चुनाव है और राजनीति है, मतलब जिसके पास पैसा है उन्हीं लोगों के लिए रह गई है। कितने रुपये खर्च हुए थे आप एमएलए बने जो? मैंने जब चुनाव लड़ा मेरा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, मेरा चुनाव जो है लोगों ने लड़ा। हाँ। और लोगों ने मुझे आर्थिक मदद भी दी और मुझे मान सम्मान भी दिया। और मैंने उसी रफ्तार से, जब मैं सेक्रेटरीट में चलता था ना, तो मेरे इलाके के लोगों को तो मैंने बोल रखा था कि आने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरे इलाके के अलावा भी लोग आते थे। मैं मेरे कुर्ते का पूछे से पकड़ के चलते थे 50-50 आदमी सेक्रेटरीट में, उन्हें सब ये मेरा कागज मेरा कागज मेरा कागज मेरा कागज। और मैं सारा काम जब तक डिस्पोज नहीं हो जाता था तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती थी जी। मैं वो सारा काम करके आता था जी जी जी। देखो पढ़े लिखे नेता का एक लगन थी मेरे अंदर काम करने की, और आज भी है। आज भी कोई आदमी मेरे को लेकर हुए काम लेके आता है तो मैं जब उस काम को आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचाता हूँ तब तक मेरे सर में दर्द रहता है। नहीं, चलो ये तो आपने बताया कि आपका तो चुनाव में खर्चा नहीं हुआ था। अमूमन उस समय के चुनाव में कितने खर्चे हुए? आज तो करोड़ों रुपए खर्च है। मुश्किल से 50,000 1 लाख। अच्छा। मुश्किल से पूरा चुनाव नहीं बढ़ जाता। बहुत बड़ा चुनाव करना, जिसे लड़ना है ना, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता था, वो 50,000 रुपए। अच्छा जी। 50,000 में एमएलए बन जाता था। हाँ जी हाँ। अब तो कई करोड़ का बजट है। हाँ बजट है तो वो, लेकिन एक 5 करोड़ रुपए की तिजोरी पहले भर के रख ले। हाँ, वो उन लोगों को लड़ाना पड़ता है जी, मतलब लगाना पड़ता है खर्चा, जो लगातार काम नहीं करते पार्टी में। जी जी जी। लोगों के बीच में रह के काम नहीं करते। उनको 5 करोड़ लगाने, 10 करोड़ लगाने, 20 करोड़ लगाने, परमात्मा जाने जी। लेकिन जो अपने सिस्टम से चलता है, वो जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक सीमा बांध रखी है, उस सीमा से भी कम खर्चा आता है अगर रेगुलर आदमी काम करता है। एक और सवाल सोई साहब जी, पहले मतलब लोगों की उम्मीदें क्या क्या होती थी नेताओं से, विधायकों से? अब लोग क्या किस तरह क्या उम्मीदें करते हैं? कितना फर्क आया लोगों में भी? अब लोगों की बुनियादी उम्मीदें ये है कि हमारे यहाँ यातायात का साधन ठीक हो, हमारे यहाँ शिक्षा का साधन ठीक हो, स्कूल कॉलेज और क्या नाम है यूनिवर्सिटी वगैरह का अच्छा हो, अच्छी स्ट्रीम की पढ़ाई हो, और स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले जी। ये 3 बातें मूलभूत हैं, ये चाहते हैं लोग। और रोजगार के दायरे खुले जी, ये बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा कोई लोगों की डिमांड नहीं है। तो और तब लोग किस तरह के काम लेके आते थे उस समय?
तब लोग तो इतना अवेयर थे लोग एमएलए के? हाँ, नहीं, उस टाइम पे नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा लोग आते थे, सरकारी नौकरी मिल जाए तो। अच्छा। लेकिन अब सरकारी नौकरी के साथ साथ दूसरी चीज़ों के लिए भी, दूसरे दायरे में भी नौकरियां खूब है, कारोबार भी है, आपके स्किल्ड कारोबार भी खूब हो गए हैं, और एमएनसीज भी खूब है, प्राइवेट कंपनियां भी खूब है जी, और लोग व्यापार में भी खूब आ रहे हैं, छोटी इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं जी 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 जी। तो वो लोगों को चाहिए, वो लोगों को चाहिए। हाँ, ठीक है। और कोई चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल से जुड़ा कोई अच्छा किस्सा? नहीं, चौधरी देवीलाल का किस्सा बताता हूँ। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो बड़ौदा गांव का तकरीबन रुझान मेरी तरफ बहुत ज्यादा था, और चौधरी देवीलाल के पेशाब की नलकी लगी हुई थी, और पेशाब की नलकी लगाए बड़ौदा गांव में घूम रहे। शाम हो गई और मैं भी कुदरती बड़ौदा गांव में प्रचार के लिए गया हुआ था, डोर टू डोर। तो डोर टू डोर मिलते मिलते चौधरी देवीलाल एक नौरे के अंदर बैठे चारपाई के ऊपर, और लोगों ने, मेरे साथियों ने जाके वहाँ तो चौधरी देवीलाल के साथ बिठा दिया। अच्छा। और गांव के सरपंच, मौजूद नंबरदार वगैरह सारे लोग थे। बोले चौधरी साहब इस छोरा के सिर पर हाथ धर दो। अच्छा। तो चौधरी देवीलाल ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया जी। और बोले कौन है भाई छोरा? बोले यू कांग्रेस का उम्मीदवार है, तो यू जिताना है आपने। बोले यार तब ना तो गलत रहा लिया, चलो ठीक है, ले जो हो गया। अच्छा। ये किस्सा है चौधरी देवीलाल। और जीते? मैं जीता। और उसके बाद एक बार चौधरी देवीलाल मुझे रेस्ट हाउस कैथल में मिल गए। मैं चंडीगढ़ से आ रहा था, मैं रेस्ट हाउस के कमरे में अंदर गया तो चौधरी देवीलाल बाहर बैठे, एसवाइल के पोथी ले रहे पूरी, और नरसिंह डांडा उनके साथ विधायक थे, वो वहाँ बैठे। तो उन्होंने कौन गया भाई ये लड़का? ने बोले सुबे सिंह पुनिया है जो उचाना से एमएलए बना था। उन्होंने मेरे को बुलाया, कुर्सी डाली, 50-100 लोग उनके वर्कर बैठे। ने बोले भाई तो आप हमारी पार्टी में आ जाओ ना, आपको एमएलए बनाऊंगा अगली बार, ये 86 की बात है। अच्छा। और मंत्री भी बनाऊंगा जी। मैंने कहा चौधरी साहब मैं तो राजीव गांधी का भगत हूँ और कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने फिर ठीक है भाई, बढ़िया, तो राजीव गांधी का आदमी तो ठीक है। अच्छा। नहीं तो चौधरी देवीलाल बुला रहे थे। उसके बाद चौधरी बंसीलाल ने अलग पार्टी वो बुला रहे थे जी। मैं नहीं गया। अच्छा। हाँ, मेरे दिमाग से राजीव गांधी नहीं निकल रहे, आज भी नहीं निकल रहे, और मेरा जो जीवन है वो राजीव गांधी या कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित है। तो राजीव गांधी से अच्छी ट्यूनिंग थी आपकी? राजीव गांधी, एक बार तिलोई में हम काम कर रहे थे। तिलोई? तो हाँ, तिलोई ये कहाँ हुआ? असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी की। अमेठी की। ओके। तो उन्होंने पूछा जगदीशपुर के रेस्ट हाउस में, बोला भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं? बस दिक्कत तो कोई नहीं जी, कई बार खाना खाने के लिए हरियाणा पंजाब जैसा रायबरेली जाना पड़ता है। तो उसके बाद राजीव गांधी जब भी आए तो राजीव गांधी दिल्ली से खाना पैक करा के ले आए, और कई बार हमारे साथ बैठ के भी खाया। राजीव गांधी से कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? राजीव गांधी से मुलाकात हमारी जो हमारी यूथ कांग्रेस की ट्रेनिंग हुई, अच्छा। उसमें 2 मरतबा आए वो। ओके। इंदिरा गांधी जी भी आई और राजीव गांधी जी भी आए। तो बाय नेम बाय फेस तो जब हम काम कर रहे थे वहाँ अमेठी में, तिलोई में, तब जानकारी हो गई। ओके ओके। उनकी वर्किंग कैसी थी? वो कंप्यूटर लेके आए, क्या सोच थी उनकी? उनकी सोच बहुत देश को आगे ले जाने की थी और बहुत मिलनसार थे। और राजीव गांधी की सोच के साथ साथ उनके चेहरे के तेज और हाव भाव ऐसे थे, इतना सौम्य उनका चेहरा था। अगर उनकी चेहरे की मुस्कुराहट को ही देख लो आप एक बार, तो आपको 3 दिन रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ा, इतनी मतलब संतुष्टि आप व्यक्ति को हो जाती थी। जी जी जी। बहुत ही हंसमुख व्यक्ति थे और बहुत ही मतलब क्या नाम है, देश का और लोगों का भला चाहने वाले थे जी। नहीं, उनकी वो देश को, हमारा देश क्योंकि 1947 में आज़ाद हुआ था जी। और पिछड़ा ही था उसमें, हम नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके थे जी जी। कंप्यूटर क्रांति वो सबसे पहले लेके आई, बाहर गए हुए थे, पायलट थे, सब कुछ। देश को लेकर वो मतलब किस लेवल को सोचते थे आप? तो उनकी बातें सुनते देश को आगे ले जाना चाहते थे, नौजवानों को खासतौर से आगे ले जाना चाहते थे। उन्होंने 18 साल की उम्र का 21 से 18 साल की उम्र घटा के नौजवानों को राइट टू वोट दिया। डिजिटल क्रांति वो लेके आए, कंप्यूटर वो लेके आए, तो लोगों को तेजी से आगे बढ़ा, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी था कि हमें शिक्षा के प्रति आगे बढ़े, दुनिया के साथ चले, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी दुनिया के विकसित देशों में शामिल हो पाएगा जी। तो उनकी ये सोच थी। बिल्कुल। चलो आखिरी में सिर्फ एक सवाल जी। हरियाणा सरकार के 10 साल से खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं, और क्या देखते हैं किस तरह का इनका कार्यकाल? शुरू में तो 5 साल ये निकल गए कि न राज चलाना नहीं आया, राज चलाना नहीं आया, और अब तो काफी मैच्योर हो गए हैं। इस सरकार को कहाँ देखते हैं? सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो एक समय पास करने वाली से लग रही है। अच्छा। हाँ, लगता नहीं कि भाई सरकार कोई विकास के, प्रगति के काम कर रही है, कोई रोजगार दे रही है लोगों को। कितने ही तकरीबन दर्जनों कंपटीशन के टेस्ट हो लिए, दर्जनों इंटरव्यू हो लिए, मतलब क्या नाम है, एक सैकड़े के करीब नौकरियों के लिए पेपर हो लिए, सारे के सारे पेपर लीक हो जाते हैं। सरकार में, प्रशासन में कोई समझ ही नहीं है इस बात की कि भाई नौजवानों को कैसे रोजगार देंगे। जी जी जी। मतलब जो पढ़ा लिखा समझदार नौजवान है, जो मेरिट पे स्टैंड करता है, वो ठगा सा महसूस करता है अपने आप। बिल्कुल।
तो मैं नहीं समझता कि जो सरकार अपने आने वाली पीढ़ियों को आगे नहीं बढ़ा सकती, उनको एक स्वच्छ वातावरण नहीं दे सकती, कंपटीशन का वातावरण नहीं दे सकती, प्रतियोगिता का वातावरण नहीं दे सकती, वो सरकार अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप प्रतियोगिता का वातावरण नहीं बनाएंगे और अच्छे लोगों को आगे नहीं ले जाएंगे तो प्रदेश तरक्की कैसे करेगा, बिल्कुल आगे कैसे बढ़ेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा जी। तो शिक्षा में और ये परीक्षाओं में आपको लोगों को अवसर देना चाहिए। और कोई ऐसा बेहतर काम भी लगता है आपको इस सरकार का, कोई अच्छा काम इस फील्ड में? तो यहाँ तो भाई ये थोड़ा बहुत संतुष्टिजनक है। देखिए जी, इस सरकार से जो पढ़े लिखे वर्ग में और कृषि वर्ग में और ख़ास तौर से स्किल्ड लोगों में जो भावना आ रही है वो ये आ रही है कि सरकार जाति पाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे लोगों को बरगला के रखती है। पिछला काम भूल जाएंगे, नया आ जाएगा। जीएसटी लगा दी, नोटबंदी शुरू कर दी, फिर जीएसटी को भूल जाएंगे। लोगों को उलझा रखा है कि जीएसटी के नियम खड़े खड़े कर दिए, फिर बदल दिया, फिर बदल दिया, फिर बदल दिया। 50 बार आप उनके नियम बदल रहे हो जी। तो खुद में आप में समझ नहीं है खुद कि क्या क्या आगे समस्याएं आ सकती हैं जी। तो ये सरकार तो सिर्फ इलेक्शन मोड में जरूर रहती है और चुनाव लड़ना है, कैसे लड़ना है, धर्म पे बांट के, जाति के नाम पे बांट के। ये नहीं कि हम रोजगार दे के लोगों में शाबाशी प्राप्त करें, विकास करके लोगों में शाबाशी प्राप्त करें, स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, हॉस्पिटल खोलें। लेकिन बावजूद उसके हर चुनाव में जीत भी रहे हैं। ये सारी जाति पाति का जहर। अच्छा हाँ। और एक एक को देख लेंगे। सरकार जब बनी, सरकारों ने पहले सुनारों को लिया, फिर आपके क्या नाम है किसानों को लिया, फिर पहलवानों को लिया। अब नौजवान तो निशाने पे है ही, रोजगार तो है ही नहीं कहीं। बिल्कुल हाँ। चलो अब अग्निवीर है या कुछ भी है, मतलब नौजवानों को और कर्मचारी और आपके सीनियर सिटीजन, इनका तो बेचारों का बुरा हाल कर दिया। जो सीनियर सिटीजन बैंक में एफडी रखता था उसका ब्याज घटा के 7% पे ले आए, 6% पे ले आए जी जी जी। तो उनका बेचारों का बजट कम हो गया। चलो हाँ। और बात बहुत लंबी होगी जी हाँ। और चुनाव की तैयारी पूरी है आपकी? क्या चुनाव की तैयारी? उचाना से मिले या फिर नहीं, कुछ पार्लियामेंट्री? वो पार्टी का है। अच्छा। मुझे लड़ाए, मुझे ना लड़ाए, किसी और को लड़ाए, उसकी भी तैयारी। कितनी उम्र हो गई आपकी? मैं 70वें साल में चल रहा हूँ। और 30 साल की उम्र में पहली बार एमएलए बने? 30 साल की उम्र में पहली बार बना था और अभी भी वो ऊर्जा और उमंग है, एनर्जी दिख रही है कि 3:30 बजे उठता हूँ। बिल्कुल। अच्छा। और योग प्राणायाम करता हूँ और उसके बाद गाँव में निकल जाता हूँ और भागता हुआ चलता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ। ये थे सुबेर सिंह पुनिया जी, पूर्व विधायक उचाना से। 1985 में विधायक बने थे और उसके बाद लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। बहुत अच्छी बातचीत हुई और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। दोबारा फिर कभी चौधरी साहब से बात करेंगे पुराने किस्सों के बारे में। बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। थैंक यू। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। आपके दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।